चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस अपनी। और बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये 2025 के इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाइट द बुलेट पूछा गया है कि भाई बाइट द बुलेट बताइए क्या होता है। तो बाइट द बुलेट की जब हम बात करें तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत जीदारी से, कहते हैं ना भाई जीदारी बहुत है उसके अंदर, तो बाइट द बुलेट का मतलब है बुलेट को एक तरीके से चबा जाना। जो गोली हमें मारने के लिए आ रही थी उसे चबा के फेंक दिया। बुलेट व्यक्ति को मार भी सकती है पर उसने चबा के फेंक दिया, इसका मतलब क्या है। एक और आप समझते हो ना, टेक द बुल्स बाय इट्स हॉर्न्स, इसका मतलब यही होता है कि बाइट द बुलेट जैसा ही इसका मतलब निकलेगा टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन को बहुत करेज के साथ फेस करना होता है बाइट द बुलेट। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया तो स्टूडेंट्स ने जो है उसको बहुत करेज के साथ अगर सहन किया और पुलिस वालों ने भी स्टूडेंट्स के अटैक को सहन किया, तो हम इसको उस सिचुएशन में कह सकते हैं बाइट द बुलेट। हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस थे वो बड़े डिफिकल्ट थे एंड आई हैड टू बाइट द बुलेट, मैंने उस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है फेस डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज। जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, उस क्वेश्चन के जवाब को ऑप्शंस के थ्रू करने की कोशिश की और आंसर आपका सही हो गया। तो आपने क्या किया, आपने बाइट द बुलेट वाली सिचुएशन को महसूस किया कि यार आई तो चीज कंडीशन खराब ही थी पर आपने हौसला नहीं छोड़ा। तो पहले का सी हो गया। दूसरा ईडियम आपके पास सामने, साथ साथ बेशक चाहें तो लिख भी सकते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और उनका मीनिंग। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब होता है हर पॉसिबल तरीके से किसी की मदद करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है जितनी हो सके मदद करना। मुझे याद आता है कृष्ण और सुदामा की जो यारी है, तो जो कृष्णा है, तो कृष्ण और सुदामा, तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण जी ने सुदामा जी की जो मदद करने पर आए तो सुदामा की मदद उस लेवल तक जाके करी कि हम कह सकते हैं कि कृष्णा बेंट ओवर बैकवर्ड्स, मतलब पूरा झुक के। इसका मतलब होता है एक्सर्ट का मतलब होता है पूरी जी जान झोंक देना। वन सेल्फ का मतलब अपने आप को, ग्रेटली टू एक्सर्ट वन सेल्फ ग्रेटली टू हेल्प समवन और अचीव समथिंग, किसी की मदद करना और अचीव करने में मदद करना, ये होता है जितनी पॉसिबल हो सके उतनी मदद कर देना। तो कृष्णा एक्सर्टेड हिमसेल्फ ग्रेटली टू हेल्प सुदामा, तो उसको हम कह सकते हैं कृष्णा बेंट ओवर बैकवर्ड्स, ये होता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, न्यू कैसल आप पहले से ही जानते हैं कि बहुत सारा कोयला वहां पे ऑलरेडी होता है। जो चीज प्रचुरता में है वो चीज वहां लेके जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि सागर को आप एक बूंद दिखाओ, ओशन को एक ड्रॉप दिखाओ, तो यू आर कैरिंग कोल टू न्यू कैसल। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, उसके घर आपको गिफ्ट लेके जाना है। अब किसान के घर अगर आप गेहूं लेके जाते हो, अगर आप चावल लेके जाते हो या कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री जो खेत में होती है, किसान के पास वो पहले से ही है। तो अगर आप ग्रेन्स किसी किसान के घर लेके जा रहे हो, यू आर कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, मतलब एक यूजलेस, समथिंग पॉइंटलेस और सुपरफ्लुअस करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस, माने मोर देन नेसेसरी, जिसकी जरूरत भी नहीं है उसको करना, दैट इज कॉल्ड पॉइंटलेस एंड सुपरफ्लुअस। तो दैट इज कॉल्ड कैरी कोल्स। कोल्स माने कोयला। न्यू कैसल में पहले से ही बहुत सारा कोयला है, राइट, तो उसमें अगर कोई कोयला लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैरी कोल टू न्यू कैसल। 3 क्वेश्चन हमने किए, चौथे पर चलते हैं। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है जैसे बॉक्सिंग का, इससे लेना देना, इसका जो लेना देना है वो बॉक्सिंग से है बेटा। बॉक्सिंग के मैच में क्या होता है कि अगर कोई बॉक्सर बहुत ज्यादा पिटाई खा रहा है तो उनका जो कोच होता है वो क्या करता है, वो टॉवल को फेंक देता है ताकि पिटाई ना खाए और उसको ज्यादा चोट ना आए। तो वो क्या करता है, बाहर से टॉवल फेंक देता है, जिसमें कि हार स्वीकार करने वाली बात होती है। थ्रो इन द टॉवल का मतलब लिख लीजिएगा, हार मानना या हार स्वीकार करना। हार मानना, दैट इज कॉल्ड थ्रो इन द टॉवल होता है। तो ही थ्रू इन द टॉवल का मतलब है ही एक्सेप्टेड डिफीट। एडमिट का मतलब स्वीकार करना और डिफीट माने हार होती है। नंबर 5, टू हैव एन एस अप वंस स्लीव। एस का मतलब आप जानते हो, जो तुरुप का इक्का होता है, जो तुरुप का इक्का होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है तुरुप में। तो तुरुप का इक्का छुपा के रखा हुआ है अपनी स्लीव में। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज अपने पास रखना जिसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हो सके, यानी कि तुरुप का इक्का छुपा के रखना अपने। तुरुप का इक्का मतलब जैसे ही आप मारोगे तो आप गेम जीत जाओगे, राइट। तो आप कोई ऐसी चीज छिपा के रखे हो जैसे एकदम से सामने आए और वो आपको जो है दूसरों को पता ही ना हो। टू पोजेस हिडन एडवांटेज और सीक्रेट रिसोर्स, कि एकदम से कोई तुरप के इक्के की तरह सामने आए और आपको जिता दे। टू हैव एन एस अप वंस स्लीव, तो जैसे हम कह सकते हैं कि
मान लीजिए कि आपकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रहे हैं कोई लोग, जैसे आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं, आपकी टीम के जो सदस्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, और आप बिल्कुल काम हो, क्योंकि वो आपको दे वांट टू लेट यू डाउन। पर आप, जब आपकी बारी आती है बोलने की, तो आप अपने शब्दों और वाक्यों से यू टर्न द टाइड इनटू योर फेवर, आप अपने फेवर में सब ले जाते हैं, और आपके शब्द और वाक्य, राइट, दे बिकेम एन एस अप योर स्लीव। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हिडन एडवांटेज और सीक्रेट रिसोर्स अपने पास रखना, दैट इज कॉल्ड टू हैव एन एस अप वंस स्लीव। 6 क्वेश्चन पे, टू लूज वंस नर्व, ये तो बड़ा कॉमन है कि अपनी नर्व खो देना, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है ना ये। लूज वंस नर्व का मतलब है एक तरीके से जो शॉर्ट टेम्पर्ड किस्म का आदमी होता है, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड अगर कोई आदमी है तो वो क्या करेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी विल लूज हिज नर्व, तो इसका मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। टू बिकम एंग्री सडनली, ये इसका आंसर होगा। जैसे आप कह सकते हो कि माई फादर लूजेज हिज नर्व, राइट, तो इसका मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो गया। जैसे आपने कहा माई टीचर लॉस्ट हिज नर्व व्हेन ही सॉ दैट आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, जब उन्होंने पाया तो एकदम से गुस्सा हो जाना कि मैंने होमवर्क नहीं किया था, तो ही लॉस्ट हिज नर्व, तो इसका मतलब एकदम से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। ये तो बहुत पुराना और आपको आता होगा, नहीं भी आता तो आप देखिए, बीट अराउंड द बुश, और कई बार एग्जाम में अराउंड की जगह आ जाता है बीट अबाउट द बुश, और इसका मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा के बात करना, मुद्दे पर ना आना, राइट। तो चीजों को जब घुमा फिरा के बोला जाए, बस बातों की जलेबी उतारी जा रही है, कहते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर कहना और मुद्दे पर ना आना, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश बेटा। तो टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट, कोशिश करना के बाद मुद्दे पर आई नहीं, दैट इज कॉल्ड बीट अराउंड या अबाउट द बुश, राइट, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। पे थ्रू द नोज, इसका मतलब ये होता है कि इतनी हालत खराब हो जाए कि मतलब बहुत ज्यादा महंगा जिसे कहते हैं बेटा, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा महंगी है, देन यू हैव टू पे थ्रू द नोज, इसका मतलब नाक से ब्लीडिंग आ जाए। जब होता है ना कि बहुत सारी बैटल अगर बहुत जबरदस्त चल रही हो, तो उस बैटल में क्या होता है कि चोट इतनी लग गई कि नाक से ही खून आने लगा, तो इसका मतलब इतनी हैवी। और नाक से खून कब आता है, जब दिमाग पे प्रेशर पड़े, होता है ना कि जैसे कई बार आपने देखा होगा नकचीरी आ जाती है, नाक से ब्लीडिंग आ जाती है, वो कब होता है, जब ब्रेन में बहुत हीट हो रही हो, यानी कि इतनी ज्यादा महंगी कोई चीज जो ब्रेन में इतना प्रेशर बना दे कि कई बार कहते हैं ना कि ये चीज आपको महंगी पड़ेगी, टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस। जैसे ये मिस्टेक, इस मिस्टेक के लिए यू विल हैव टू पे थ्रू द नोज, इसका मतलब ये चीज आपको बहुत महंगी पड़ेगी, टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस, ये होता है पे थ्रू द नोज। नेक्स्ट है कैरी द केन। एक अधिकतर हम क्लास में एक वर्ड करते हैं जो एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार, टेक ओनस, और ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैरी द कैन, जैसे अभी देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, शिक्षा मंत्री ने, ही कैरिड द कैन, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि भाई ये मिस्टेक हुई है, फेलियर हुआ है, तो इसमें मेरी जिम्मेदारी है, तो ये निभाना कि भाई देखो इसमें अगर गलती हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, दैट इज कॉल्ड कैरी द कैन। जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई अगर मान लीजिए कि गलती आपने कर दी, तो कई बार दादा को या पापा को पंचायत में सॉरी बोलनी पड़ रही है कि भाई मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं, तो इसका मतलब दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मिस्टेक और फेलियर, तो दे हैव टू कैरी द कैन, इसका मतलब होता है दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाना होता है, कैरी द कैन। नेक्स्ट है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है, गॉन्टलेट आप समझते ही होंगे कि जो आर्मर होता है सैनिक का, उसके हाथ के ऊपर एक लोहे का जो कवच होता है, उसको गॉन्टलेट कहते हैं। अगर गॉन्टलेट फेंक दिया किसी के सामने, तो इसका मतलब यू आर चैलेंजिंग द पर्सन फॉर अ वॉर, आप कह रहे हैं कि आज अगर हिम्मत है तो मेरा सामना कर। गॉन्टलेट फेंकने का मतलब होता है किसी को डेयर करना, यानी कि किसी को चुनौती देना, ये कहना कि अगर हिम्मत है तो आजा मेरे सामने, तो किसी को चुनौती देना होता है बेटा थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब है टू इशू अ चैलेंज और डेयर समवन, किसी को डेयर करना, चुनौती देना। नेक्स्ट है राइड रफ शोड ओवर। और राइड रफ शोड ओवर का जो मतलब है बेटा वो होता है कि दूसरे क्या बकवास कर रहे हैं, मतलब दूसरों के राय को बकवास मान लेना, दूसरों की बात को बकवास मानना और अपनी बात को ऊपर रखना कि यार क्या है, दूसरे लोग बोलते ही रहते हैं, मतलब व्यक्ति दूसरे की बिल्कुल भी ना सुने, राइट, दैट इज कॉल्ड राइड रफ शोड ओवर। जैसे आप कह सकते हैं कि बॉस को आप बहुत सारी राय देते हैं, पर बॉस उनको, यानी कि आपकी फीलिंग्स को और आपके अधिकारों को, कि आपको भी राय देने का अधिकार है, तो उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता,
तो हम कह सकते हैं कि माई बॉस राइट्स रफ शोड ओवर माई एडवाइस, राइट। तो रफ शोड ओवर का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति की फीलिंग पर, किसी व्यक्ति के इमोशंस पर कोई ध्यान ना देना और कंप्लीटली इग्नोर कर देना। तो एक्ट विद टोटल डिसरिगार्ड, कहते कोई ध्यान ना देना फॉर अदर्स फीलिंग्स और राइट्स। जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो महिला के अधिकार हैं, दे आर रिडन रफ शोड ओवर, मतलब उनकी फीलिंग्स और राइट्स को अधिकार नहीं मिलता है। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन के साथ जो होता है वो राइड रफ शोड ओवर से बताया जा सकता है। राइड फॉर फॉल, राइड फॉर अ फॉल का मतलब हो गया बेटा कि वो राइड तो कर रहा है पर बहुत जल्दी वो धरती पे आके गिरेगा, यानी कि वो खाम खा का रिस्क उठाया जा रहा है और आज नहीं तो कल वो फेल होगा। राइड फॉर अ फॉल, आज इसे बड़े मजे आ रहे हैं पर ये पहुंचेगा कहां, अ फॉल पर। तो राइड फॉर अ फॉल का मतलब होता है फालतू के रिस्क उठाना, जिससे कि जैसे मान लीजिए कि ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, कोई बार बार बना रहा है और कहते नहीं यार मैं जीत जाऊंगा, वो कहते यू आर राइडिंग फॉर अ फॉल। तो और कुछ नहीं करेगा, आप खाम खा के अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो एंड यू आर लाइकली टू एंड इन फेलियर, दैट इज कॉल्ड राइड फॉर अ फॉल। जैसे बच्चे जो हैं, जैसे ये पबजी वगैरह खेलते हैं तो उन्हें बड़ा मजा आता है बट दे आर राइडिंग फॉर अ फॉल, इसका मतलब वो खाम खा अपने समय को जोखिम में डाल रहे हैं एंड इट विल एंड इन फेलियर। नेक्स्ट बेटा, अगला है टू अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट, मन सोच के देखें अब आंसर इसमें आपके हिसाब से क्या होगा, राइट। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा कि अपसेट द एप्पल कार्ट का। आप देख भी रहे हैं कि सोचो अगर कोई एप्पल कार्ट लेके जा रहा है और आपको दिखाई देता है कि एप्पल कार्ट के बैलेंस को खराब कर दिया है, तो आप उससे क्या समझेंगे। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एक एप्पल कार्ट थी जिसमें बहुत सारे एप्पल रखे हुए थे और उसको अपसेट किया, तो ऑलरेडी एक प्लान था जो काम कर रहा था, आपने उस बैलेंस को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। टू स्पॉइल अ प्लान और डिस्टर्ब अ सिचुएशन, यानी कि जब भी अपसेट द एप्पल कार्ट होगा इसका मतलब यह है कि सेब बड़ी महंगी चीज है और उसका एक प्लान होता है कि अगर बाग से आए तो सीधा मार्केट में आके बिके, और अगर मान लीजिए कोई एप्पल कार्ट को अपसेट कर रहा है तो जो भी प्लानिंग है प्रॉफिट की या जो भी ऐसा है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, सिचुएशन डिस्टर्ब करने वाली बात होती है। नेक्स्ट है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये आपने सुना भी होगा कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब वही है, रिग्रेट करना, रिपेंट करना, प्राश्चित करना या पछताना। ये रिग्रेट के भाव में ही बोलता है कि अगर मान लीजिए दूध गिर गया तो अब वो किसी काम का नहीं है, वो यूजलेस हो चुका है, राइट। ऐसी किसी चीज को जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, ऐसी किसी चीज पर आप प्राश्चित कर रहे हो जो कि अनडन नहीं किया जा सकता। दूध गिर गया तो गिर गया, अब किस काम आएगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब है अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम कहते हैं ना कि इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, टू सेंड समवन कोवेंट्री। ये कोवेंट्री एक जगह आपको शायद पता भी होगा कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो सबसे ज्यादा बॉम्ब जिस जगह पे डाले गए थे, जिस जगह बम फोड़े गए थे, वो कोवेंट्री है बेटा। तो बॉम्ब शेल किया गया था, कारपेट बॉम्बिंग की गई थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। टू सेंड समवन कोवेंट्री, इसका जो मतलब है बेटा, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि एक तरीके से उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। आप सोचो उसको पूरा बॉम्ब शेल कर दिया, वो जगह बर्बाद हो गई, अगर कोई व्यक्ति वहां भेज दिया गया तो वो ऐसी जगह भेज दिया गया है जिसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है और जानबूझकर उसे इग्नोर करना है। जैसे इसका मतलब ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा अधिकारी है और वो नहीं चाहता कि कोई उसके ऑफिस में रुके, तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को बोल देता है कि आपका ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको ट्रांसफर करके मान लो जंगलों में भेज दिया या किसी सुनसान जगह भेज दिया। तो किसी का ट्रांसफर करना भी एक तरीके से होता है सेंड समवन टू कोवेंट्री, और उसमें एक तरीके से क्या होता है, ग्रुप से बाहर निकालना। मैंने बताया था ना, ऑस्ट्रासाइज का मतलब है किसी को टू रिमूव फ्रॉम अ ग्रुप, और डेलिबरेटली माने जानबूझकर, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना या ग्रुप से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट बेटा, टू डाइन। डाइन का मतलब होता है डिनर करना। ड्यूक हम्फ्री, तो डाइन विद ड्यूक हम्फ्री का मतलब होता है किसी भिखमंगे के साथ। ड्यूक हम्फ्री का मतलब, ऐसे ड्यूक का मतलब तो राजा होता है, तो भिखारियों का राजा हम्फ्री होता था। हम्फ्री एक व्यक्ति था जो भिखारियों का राजा था, तो भिखारियों के राजा के साथ डिनर किया, इसका मतलब आप भूखे रहे, भूखा मरना होता है। कहते हैं हाँ भाई तू तो खाना खा के आया, मैंने कहा हाँ हम तो खाना क्या खा के आए हैं, वी हैव डाइंड विद ड्यूक हम्फ्री या आई हैव डाइंड विद ड्यूक हम्फ्री, इसका मतलब होता है मैं भूखा ही हूं, मैं बिल्कुल भूखा मर रहा हूं। तो गो विदाउट फूड, दैट इज कॉल्ड राइट ड्यूक हम्फ्री। जैसे आफ्टर लूजिंग द जॉब ही इज डाइनिंग विद ड्यूक हम्फ्री, जॉब होने के बाद वो जो है
ड्यूक हम्फ्री के साथ डिनर करता है। नेक्स्ट, कट द गोर्डियन नोट। कट द गोर्डियन नोट का मतलब बेटा ये बहुत बार और स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व करना। गोर्डियन नोट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, यानी कि किसी ऐसे टेस्ट से निकल के सफलता प्राप्त करना। टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल्डली, बहुत जबरदस्त तरीके से, दैट इज कॉल्ड कट द गोर्डियन नोट। तो इसका जो आंसर होगा वो 17 होगा बेटा, कट द गोर्डियन नोट। जैसे मान लीजिए वोकैबुलरी है, अब कुछ बच्चे कहते हैं मुझे वोकैब याद नहीं होती, तो बेटा ये वोकैबुलरी को दिमाग में रखना भी है, गोर्डियन नोट जैसा मानिएगा। एंड इफ यू वांट टू कट इट, तो तलवार लगातार घुमानी पड़ेगी, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। तो आपको लगातार चीजों को करना पड़ेगा। इट इज लाइक कटिंग द गोर्डियन नॉट, लगातार उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करें, सुने अच्छे तरीके से। टू टिल्ट एट विंड मिल्स, विंड मिल्स आप जानते ही हैं, पवन चक्की और पवन चक्की, और टिल्ट का मतलब होता है झुकना, ठीक है। टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब होता है कि बेसिकली कोई ऐसी चीजें जिसको आप मानते हो। टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब एक तरीके से ही होता है कि आपने रस्सी को सांप मान लिया, राइट। रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज। तो रस्सी को जब आपने सांप मान लिया, तो आप जब रस्सी को सांप मान रहे हो, तो आप शेडो जो आ रही है वो ये मान लिया ना कि सांप है, तो रस्सी सांप दिखाई दे रही है, जबकि वो सांप नहीं है, क्योंकि आपके मन में जो आइडिया है वैसी आपने रस्सी पे आरोपित कर दी है। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि रस्सी सांप दिखाई दे और सांप रस्सी दिखाई दे, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। कहते सर सांप रस्सी कैसे दिखाई देगी, सांप रस्सी तुलसीदास को दिखाई दी थी, राइट। तो सांप से पकड़ के वो जो है अपनी वाइफ के पास पहुंचे थे जो ऊपर रहती थी, तो अल्टीमेटली वो सारी घटनाएं आपको याद होंगी। तो टिल्ट एट विंडमिल्स का मतलब होता है कोई ऐसी इमेजिनरी एनिमी जो है ही नहीं, मतलब जो है ही नहीं, ऐसा कुछ आपने सोच के देख रखा है कि ऐसा कोई जो है आपने बना लिया मन मन में कि ये कोई ऐसा एनिमी है, जैसे प्रकृति को व्यक्ति एनिमी मान ले, प्रकृति को व्यक्ति एनिमी मान ले और कहने लगे कि प्रकृति मेरा एनिमी है, तो यू आर टिल्टिंग एट द विंड मिल्स। इसका मतलब आप किसी ऐसे एनिमी से जो आपने मन मन में बना लिया है, आप उससे फाइट कर रहे हो, वो हकीकत में वैसा नहीं है, या मन मन में कुछ होते हैं ना कि जो फोबियाज हो जाते हैं। नेक्स्ट, फिर से आ गया टू टिल्ट एट द विंड मिल्स। एक से ज्यादा, ये 2 बार पूछा गया, इसलिए 2 बार है जो है बेटा। आप सोचेंगे कि 2 बार क्यों आ गया, क्योंकि 2 बार अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया था, इसीलिए ये 2 बार आया है, और दोनों में अलग तरीके से उसका आंसर था। देखो ऊपर हमने आंसर दिया कि इमेजिनरी एनिमीज बना लिए और उससे फाइट कर रहे हैं, जैसे सपने में एक भूत बना लिया और उससे आप फाइट कर रहे हो। ऐसा ही देखो, एंगेज इन पॉइंटलेस एंड क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक माने बेतुका, बेतुकी स्ट्रगल। मन मन में एक भूत बना लिया और मन में सपने में एक भूत बना लिया, आप उससे लड़ाई कर रहे हो और फिर भूत से पूछ रहे हो तू मुझे खाएगा, तो भूत कहता है ये तेरा सपना है, बता करना क्या है, जो तू कहेगा वो मैं कर दूंगा। इसका मतलब जब आपने भूत को बना ही लिया है, तो इसका मतलब ये क्या है, बड़ी बेतुकी सी फाइट आपके मन में जो बिल्कुल पॉइंटलेस है। टिल्ट एट विंड मिल्स तो हो गया ये इमेजिनरी या फिक्शनल, ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल पॉइंटलेस है और बेतुकी स्ट्रगल में घुसना। नेक्स्ट, जैसे कई बार होता है ना कि ये टिल्ट एट विंड मिल्स, ये भी कह सकते हो कि कहते हैं ना कि भैया जब शेर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, या हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों पे ध्यान नहीं देना। अगर हाथी कुत्तों से स्ट्रगल करने लगे तो वो हाथी जो है इज टिल्टिंग एट द विंड मिल्स। नेक्स्ट है टू थ्रो वंस हैट इनटू रिंग। ये देखो बड़ा गजब का चेंज किया एग्जामिनर ने। अभी तक थ्रो द टॉवल आया था, इससे पहले भी आपने इसी में पढ़ा है, इसी सेशन में। थ्रो द टॉवल था हार मानना, और थ्रो हैट का मतलब हो गया हार मानने की बजाय एंटर द कंपटीशन और इलेक्शन। यानी कि जब आप हैट फेंकते हो रिंग में, यही बॉक्सिंग रिंग की बात हो रही है, अगर आपने अपनी टोपी फेंकी है तो यू एक्सेप्ट द चैलेंज, वही थ्रो द गॉनलेट वाला ही बात है ये, जैसे हम पढ़ रहे थे। तो अगर आप हैट फेंकते हो रिंग में तो आप कहते हो मैं फाइट करूंगा, और टॉवल फेंकते हो तो आप कह रहे हो मैंने हार मान ली। तो टॉवल फेंका तो हार माना, और हैट फेंका तो कंपटीशन में आ गए, आपने कहा मैं फाइट करूंगा। नेक्स्ट 21 नंबर, टू टर्न ओवर न्यू लीफ। इसका मतलब होता है बिल्कुल नई शुरुआत करना। जैसे मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स होने के बाद अगर दोबारा वो अपनी जिंदगी को स्टार्ट करता है तो ही टर्न्स ओवर न्यू लीफ, स्टार्ट अफ्रेश। जैसे मान लीजिए, इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आप फेल हो गए, इन केस भगवान ना करे ऐसा हो, पर आप फेल हो गए, तो फेल होने के बाद ऐसा थोड़ी कि अब जिंदगी खत्म हो गई। फेल होने के बावजूद जब मान लीजिए रिजल्ट आ गया, तो आपने फेल होने के बावजूद आपने क्या किया, आप दोबारा से लाइब्रेरी में आके बैठ गए, एंड यू टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ बाय स्टार्टिंग
योर प्रिपरेशन अगेन। नेक्स्ट, लुक डैगर्स एट समवन। लुक डैगर्स एट समवन का मतलब अभी तक आता था टेक डैगर्स आउट, इसका मतलब होता है दुश्मनी दिखाना या एक दूसरे के खून के प्यासे होना। अब देखो थोड़ा सा एग्जामिनर ने चेंज किया, मैं बार बार कहता हूं कि चेंज इज एग्जाम, बदलाव ही एग्जाम का नाम है, तो बदलाव को देखो। लुक डैगर्स एट समवन का जो मतलब है वो होता है कि किसी की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत में घूरना, राइट। लुक डैगर्स, डैगर्स का मतलब होता है देखते ही खंजर निकालने का मन करना, मतलब आंखों से ही बर्छी चला देना, आंखों से ही इतना घूर देना कि जैसे चाकू चला रहा हो व्यक्ति। तो लुक डैगर्स एट समवन का मतलब होता है किसी की तरफ घूरना, लुक का मतलब स्टेयर से सीधा ही है, एट समवन विद एंगर और हेट्रेड, नफरत से भरकर किसी को देखना, राइट। बहुत बुरी दृष्टि होती है, एक तो जजमेंटल और एक हेट्रेड वाली जो दृष्टि है, दैट इज कॉल्ड। कई बार कहते हैं डोंट लुक डैगर्स एट मी, कहते हैं इतनी ज्यादा नफरत से भर के देखने की जरूरत नहीं है। टू सेंड समवन कोवेंट्री, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। टू सेंड समवन टू कोवेंट्री, कोवेंट्री का मतलब मैंने बताया था। आपके हिसाब से ये एक ही बार में 2 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके हिसाब से इसका मतलब क्या होगा, सोचो। बताया था ना मैंने, किसी ऐसी जगह भेज देना, जैसे ट्रांसफर कर देना जिसको हम ग्रुप में नहीं चाहते, तो ऑस्ट्रासाइज करना किसी को, राइट, किसी को ग्रुप से बाहर निकाल देना, दैट्स कॉल्ड ऑस्ट्रासाइज। ये हमारा आज का सेशन रहा। सेशन कैसा रहा लगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और अभी अभी इंप्रोवाइज चीजें होती रहेंगी, धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा हमारे लिए भी नया है और आपके लिए भी सेशंस नए हैं, पर इससे एक बेहतर काम हो गया है कि हमारे सेशन चालू हो गए हैं और कंटिन्यूटी हमारी जो है रेगुलर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूरे कंप्लीट करेंगे, एरर्स पूरे कंप्लीट करेंगे, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कुछ नहीं छोड़ने वाले। आपके इंग्लिश मंत्रा चैनल पर ये सब होने वाला है और बेहतरीन तरीके से होने वाला है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।